वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये है वो चैनल जहां पे आपको कंटेंट मिलता है किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक फ्री। तो मैं लेके आई हूं आपकी वैदेही मैम। क्या लेके आई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है। कौन सा चैप्टर मैम? चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का। ठीक है, तो बने रहना है मेरे साथ। वापस पेन उठाओ, नोटबुक उठाओ एंड शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। टेक्निक एसोसिएटेड। अब टेक्निक पूछा है, ठीक है, वापस वही पैटर्न। जब टेक्निक पूछा है तो बिना क्वेश्चन देखे हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं ना, हमारा मोटो तो रिवीजन ही है। तो टेक्निक बताओ, कौन कौन सी टेक्निक पढ़ी है तुमने इस चैप्टर में या इसके अगले चैप्टर में? अगर याद आ रहा होगा तो मैम पीसीआर पढ़ा है, मैम इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है, मैम उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि कैसे अगर ट्रांसफ़र करना है हम डिटेक्ट करते हैं कि कंपिटेंट सेल बना है कि नहीं। बिल्कुल सही। और अगर इसी चैप्टर से थोड़ा बहुत लिंक है तो याद करो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तुमने टर्म 1 में पढ़ा था, है तो भैया इसी से ना, है तो डीएनए। तो क्वेश्चन वहाँ का थोड़ा सा वर्ड उठा के यहाँ भी पूछा जा सकता है। तो चलो वापस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टेक्निक एसोसिएटेड विद डीएनए एम्प्लीफिकेशन इज। एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या? एम्प्लीफिकेशन मतलब कुछ और नहीं बल्कि जो एक सैंपल है उसका नंबर अपन को बहुत सारा बढ़ाना है। तो वो तो एक ही काम करता था, बताओ जल्दी कौन सा? पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है मैम? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब देखो, बोलोगे मैम यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी लिखा है पर वो टर्म 1 में पढ़ा था अगर याद होगा तो। क्यों यूज करते थे ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? कुछ और नहीं बल्कि भाई कौन? दया, जाओ कुछ तो गड़बड़ है, लैब में भेजो। तो लैब में क्या भेजते थे? सैंपल भेजते थे। क्या यूज करते थे? डिटेक्ट करने के लिए कि क्या जो तुम्हारा सस्पेक्ट है और जो एक्चुअल में जिसने क्राइम किया है, जो क्राइम वाला पर्सन सस्पेक्ट वाला पर्सन सेम तो नहीं है। पर ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, पहले पढ़ा हुआ है ना। इस टाइम इस जो टर्म 2 में हमने कौन सी टेक्निक्स पढ़ी थी? 2 मेजर टेक्निक्स पढ़ी थी, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पीसीआर। तो यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रोफोरेसिस बताओ। अगर यहाँ पे सपोज करो इस क्वेश्चन की जगह पे लिखा होता टेक्निक एसोसिएटेड विद डीएनए फ्रेगमेंट आइडेंटिफिकेशन, तो बताओ अब क्या आता? तो फिर उस केस में मैम आता इलेक्ट्रोफोरेसिस। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को वापस थोड़ा सा घुमा के तोड़ के दूसरे तरीके से पूछ लेंगे। पर अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो कि टेक्निक एसोसिएटेड विद डीएनए फ्रेगमेंट आइडेंटिफिकेशन या डीएनए आइडेंटिफिकेशन या फिर डीएनए आइसोलेशन, क्योंकि पहले आइडेंटिफाई करोगे फिर याद करो इल्यूजन तुमने मेथड पढ़ी थी कि थोड़ा सा पोर्शन कट करके वो इल्यूट कर लिया, मतलब निकाल लिया। तो वो भी कहां पढ़ा था? तुम्हारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो जब भी पढ़ोगे अगर एक चीज पढ़ो तो 10 चीजें याद करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो भैया सीधे सीधे आंसर है पीसीआर है। वापस पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब बोलोगे मैम ये वाला तो हमने पढ़ा नहीं है और ये भी पढ़ा नहीं है। हाँ, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, एक हाथ दो मैं बता देती हूँ। जैसे सदन जो ब्लॉटिंग है वो हम बेसिकली यूज करते हैं डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब तुम और हायर ग्रेड में जाओगे, मतलब कॉलेज जाओगे, तो वहां पे पढ़ोगे सदन ब्लॉटिंग, नदन ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये सारे अजीब अजीब से टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो हर चीज स्टार्ट तो बेसिक से शुरू होती है। तो यहाँ पे तुमने सिर्फ इतना पढ़ा कि जब वही इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब हम डीएनए आइडेंटिफाई करते हैं ना, उसी को तुम सदन ब्लॉटिंग बोलने लगते हो। जब उसमें तुम प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन करने लगोगे तो उसको तुम वेस्टर्न ब्लॉटिंग बोलने लगोगे। पर ये सब कुछ तुमको पढ़ोगे अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। पर अभी तो भैया हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस कर रहे हैं। तो एम्प्लीफिकेशन के लिए कौन है? पीसीआर है। पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसी क्वेश्चन को चेंज करके उन्होंने यहां तक सेम दिया, फिर पूछा फ्रेगमेंट आइडेंटिफिकेशन, तो क्या आंसर आएगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलो या अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलो, दोनों सेम चीज, ठीक है। चलो अगले लेवल पे, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये आ गया सही आंसर।
सेकेंड क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट। अब देखो ये तो हमको पता ही है, लार्ज स्केल मतलब अभी तक हम छोटा छोटा लैब में बना रहे थे, अब उसको बल्क में बनाना है। तो बल्क में बनाना है तो एक ही चीज यूज करते थे, जल्दी बताओ कौन सा, बायो रिएक्टर। अब देखो ऑप्शन देखो ही मत, पर तुमको पता है बायो रिएक्टर। कितने टाइप के बायो रिएक्टर पढ़े थे मैम? 2 टाइप के, याद आ रहा है? एक का था कर्व्ड बेस और एक में ऐसे पंप लगा हुआ था जो घूमता रहता था, पानी एरेशन के लिए बबल्स फॉर्मेशन होते रहते थे। बुक का ही डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? तो ये जैसे तुमने इतना पढ़ा लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तुम्हारा दिमाग वहां गया, तुम्हारे बुक के पेज में नोट्स पे गया, याद आ गया। अब बताओ रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट, और वही बायोरिएक्टर में क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट ही का तो ही का तो प्रोडक्शन होता है बल्क लेवल पे, तो वही तो पढ़ रहे हैं। तो चलो देखते हैं ऑप्शन क्या है, बट ऑब्वियस बायोरिएक्टर। अब बोलोगे मैम बाकी का बचा हुआ 3 क्या है? समझ लो, लिख लो, एक्स्ट्रा है पर तुम्हारे नॉलेज ही काम आएगा, ठीक है? तो ऑटोक्लेव बेसिकली उसको बोलते हैं जब भी हमें कोई चीज स्टरलाइज करनी हो। तो जो स्टरलाइजेशन की प्रोसेस रहती है, स्टरलाइज अगर कुछ चीज करनी है तो हम क्या, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव मतलब बेसिकली एक टाइप का प्रेशर कुकर ही हुआ। बोल रहे मैम प्रेशर कुकर? हाँ देखो, अब ऑटोक्लेव एक कंटेनर रहता है, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन से जो भी इंस्ट्रूमेंट तुम उसके अंदर डाल रहे हो तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया तो लगे होंगे। तो इतने हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण उनकी जो सेल वॉल है एंड सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? टूट जाती है और फाइनली वो मर जाते हैं। तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें तुमने कभी सोचा है कि जो डॉक्टर्स लोग, सर्जन लोग यूज करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सर्जरी के लिए, वो बार क्लीन तो होते होंगे, तो क्लीन होने के लिए कहाँ जाते हैं? इसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जिसका नाम क्या है? ऑटोक्लेव। तो हर चीज जितनी भी लैब में बोलो, अगर कोई तुम रिसर्च कर रहे हो तो हर चीज ऑटोक्लेव होती है। अरे देखो एक टाइप का ऑटोक्लेव तो तुम भी कर रहे थे, पर उसको हम ऑटोक्लेव नहीं बोल सकते, उसको स्टरलाइजेशन बोल सकते हैं। कैसे? वही सैनिटाइजर रगड़ रगड़ के, तो वो भी तो ऑटोक्लेव ही हुआ ना एक तरीके का। बट ऑटोक्लेव स्पेसिफिकली हम इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं जहां पे प्रेशर यूज किया जाता है, टेम्परेचर यूज किया जाता है, ठीक है? और अगर तुम कोई केमिकल का यूज कर लो दैट इज डिफरेंट, वो तो स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करने के लिए, ठीक है? ओके, या सैनिटाइज करने के लिए। अब बोलोगे मैम थर्मोसाइक्लर, लिखो, नहीं पता है तो लिखो, थर्मोसाइक्लर ही दूसरा नाम है पीसीआर का। अगर याद होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वापस एक इंस्ट्रूमेंट पे लगता है। याद करो, तुम क्यूएट में सारी चीजें मिक्स करते हो, कौन कौन सी चीजें मैम? नहीं याद आ रही? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसके बाद प्राइमर्स, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स, उसके बाद तुम्हारा टैग पॉलीमरेज, ये सब डालते हो कि नहीं? बफर, ताकि हर चीज स्टेबल रहे, और फिर उसको किस में रखते हो? थर्मोसाइक्लर में। तो अगर थर्मोसाइक्लर दिया है, मतलब अगर इसके पिछला वाला क्वेश्चन पीसीआर की जगह पे अगर थर्मोसाइक्लर दिया है, नहीं बोलोगे नहीं पढ़ा, सब पढ़ा है। पीसीआर ही क्या है? उसी का दूसरा नाम है थर्मोसाइक्लर, ठीक है? चलो आखिरी है टिश्यू कल्चर लैब। अब टिश्यू कल्चर लैब मतलब जहां पे टिश्यू कल्चर हो रहा है, टोटीपोटेंट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? तो ये तो पर ये लैब है और ये सारे क्या है? इंस्ट्रूमेंट। और वो क्या पूछ रहे हैं? ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी चीज यूज करोगे? तो उस केस में तुम्हारा आंसर क्या आएगा? बायोरिएक्टर। याद रहेगा? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस? करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहे हैं ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब भैया ये तो तुमने किया हुआ है, नहीं किया है मत देखो ऑप्शन, पहले खुद याद करना स्टार्ट करो। बताओ सबसे पहले क्या करते थे? वही हल्क बनाना है हमको, है ना? मतलब गामा रेडिएशन वाला नहीं, कुछ ऐसे समझते, स्पाइडरमैन बनाना है, ठीक है? तो स्पाइडरमैन में क्या था खासियत कि उसके अंदर स्पाइडर की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आ गई थी। वो जाला निकालने लगा था, वो दीवार पे चढ़ने लगा था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस स्पाइडरमैन के अंदर क्या आ गया? स्पाइडर का डीएनए आ गया। और डीएनए भी सारा नहीं, वो वाला डीएनए जो ये सारी चीजें कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो पहली स्टेप क्या हुई? पहले पहचानो तो सही, आइडेंटिफाई तो करो कि कौन सा जीन चाहिए, और जीन चाहिए ये तुमने आइडेंटिफाई कर लिया है, बट आइसोलेट तो करोगे। तो पहली स्टेप क्या थी? तुमने आइसोलेट की। मत पढ़ो प्लीज, मत पढ़ो ये कुछ भी। तो तुमने आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद क्या करोगे? उसमें वो पर्टिकुलर जीन निकालोगे।
कट कर दिया, किसका यूज करके बताओ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, एंडोन्यूक्लियस भी यूज कर सकते हो, एक्सोन्यूक्लियस भी यूज करते हो, डिपेंड करेगा तुम्हारा जीन कहां पे है, पर मोस्ट स्पेसिफिकली एंडोन्यूक्लियस यूज होते हैं। ठीक है मैम, कट कर दिया, अब क्या करें, अरे कट करके अब वो डीएनए जो है वो टुकड़े टुकड़ों में आ गया, तो क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। जल्दी बताओ, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कौन सी स्टेप यूज करते हो, कौन सी टेक्निक यूज करते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां तुमने पहचान लिया। सिमिलरली जिस चीज से, जिस कैंची से यहां कट लगाया था, उसी कैंची से किस में कट लगाओगे, वेक्टर में कट लगाओगे, तो वहां भी तुमने क्या कर दिया, रेडी कर लिया अपना वेक्टर। अब उठा के ये और ये क्या करोगे, जोड़ोगे, किसका यूज करके मैम, फेविकॉल का, नहीं, मॉलिक्यूलर फेविक्विक या फेविकॉल या मॉलिक्यूलर ग्लू किसको बोलते हैं, किसी और को नहीं, डीएनए लाइगेज को। जोड़ दिया, अब इसका क्या करूं, मैं ऐसे रखूं, नहीं, अब इसको मेरे को अपने होस्ट सेल में डालना पड़ेगा। जनरली कौन होता है, वापस याद करो, कुछ नहीं मिला तो क्या मिलता है बायो में, इकोलाई, तो इकोलाई को पकड़ लिया, इसके अंदर डालना है, इसी के अंदर जो डालते हैं इसको क्या बोलते हैं, कंपीटेंट सेल। बट याद करो, कंपीटेंट सेल के पहले हमको पहचानना है कि जो हमारा जीन है वो प्रॉपरली गया है, पर प्रॉपरली आइडेंटिफाई किस तरीके से होगा, उसको एक दूसरे जीन के साथ लिंक करके, जिसका नाम क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका तुमने अगर याद हो तो पढ़ा होगा, क्या, कलर क्रोमोजेनिक का यूज करके। जहां पे अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा तो अगर ब्लू कलर का बैक्टीरिया कॉलोनीज दिख रही है मतलब तुम्हारा जीन नहीं गया है, व्हाइट कलर की कॉलोनीज दिख रही है मतलब तुम्हारा जीन पास हो गया है। याद आया, चलो अब वेक्टर आ गया, उसके बाद इसके अंदर चला गया इकोलाई के अंदर। अब क्या करूं मैम, अरे कल्चर करो उसको और रिजल्ट देखो, बस कल्चर हुआ, रिजल्ट हुआ। अब जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है उसको लार्ज स्केल पे बनाना है। पहला वाला क्वेश्चन, लार्ज स्केल किसका यूज करके प्रोड्यूस करोगे, बायोरिएक्टर। प्रोड्यूस हो गया मैम, अब क्या करूं, अरे उसको प्यूरिफाई करो, पैकेजिंग करो, फिल्टर करो, क्या बोलते हैं उसको, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। याद आ गया, पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। तो चलो अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, दूसरा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, ट्रांसफरिंग, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर एंड कल्चरिंग इनटू होस्ट सेल एंड डिजायर्ड प्रोडक्ट। तुमको क्या करना है, ऊपर नीचे एक दो क्या लिखा है, गड़बड़ सीक्वेंस लिखा है, अपन को करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो देखो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले स्टेप सी वाला ऑप्शन है। देखो अभी मैंने सारा आंसर ही बोला, तो पहला है फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड। देखते हैं पीछे, तो फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब आइसोलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था, उसको तुम कट लगा के पहचानोगे तो सही, मतलब डीएनए के सारे फ्रेगमेंट कर दिए और क्या यूज करोगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखो पर इलेक्ट्रोफोरेसिस के पहले कट किससे लगाओगे, सिजर से, बड़ी वाली कैंची नहीं, कौन सी, मॉलिक्यूलर सिजर, जिसका नाम क्या है, तो ये हुआ तुम्हारा 1। दूसरा क्या हुआ तुम्हारा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद है तुम्हारा सेकेंड वाला। ओके, तो सेकेंड वाला क्या है, बट ऑब्वियस आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, क्या करोगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे एक स्टेप गायब है जिसका नाम क्या है, इल्यूजन, काट के निकाल लोगे, उसका अलग अलग केमिकल ट्रीटमेंट से अब सब तुम्हारा डीएनए आएगा। याद आया, उसके बाद अब क्या करोगे, डीएनए फ्रेगमेंट आ गया, अब तो उसके साथ मैंने बोला था वेक्टर के साथ जोड़ोगे, तो लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर। उसके बाद वेक्टर को किस में ट्रांसफर करोगे, अरे ई कोलाई में या जो भी उसका होस्ट हो। तो ये हुआ तुम्हारा फोर्थ पॉइंट। तो फर्स्ट, सेकेंड, ये आएगा थर्ड, उसके बाद ये आया तुम्हारा फोर्थ, ये आया फिफ्थ, और आखिरी वाला क्या करोगे, कल्चर करोगे। तो कल्चर करने के लिए यहाँ पे किसका यूज करोगे, बायोरिएक्टर का। याद आया, चलो तो देखो तुम्हारा सही आंसर क्या है भाई, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फिफ्थ, फोर्थ एंड आखिरी में 6। तो क्या करना है जब इस टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग रहे, तो कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ने से पहले खुद आंसर बोल लेना है और फिर देखना है मैच करके कि जो मैं बोल रहा वो कहीं लिखा है, बस जहां लिखा होगा वही तुम्हारा आंसर है। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। हमने पहले क्या किया, पूरा आंसर बोला, इसी को अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लिया, और जो तुम्हारा आंसर लिखा हुआ आएगा उसको आंसर की जो क्वेश्चन है उसके साथ मैच करना है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड। अच्छा, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पूरा नाम क्या है, जल्दी बताओ। रिस्ट्रिक्शन मैम एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस, दोनों में बताओ कॉमन क्या है, न्यूक्लियस। क्यों न्यूक्लियस, क्योंकि वो क्या कट कर रहा है, डीएनए, मैंने ये बताया था। और डीएनए क्या है तुम्हारा, जेनेटिक मटेरियल।
कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या आएगा नाम? न्यूक्लियस। अगर वो डीएनए के अंदर काट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एंडोन्यूक्लियस। डीएनए के बाहर बाहर कट लग रहा है तो क्या बोलेंगे? एक्सोन्यूक्लियस। तो कौन सी कैटेगरी में आया? न्यूक्लियस। आई की बात नहीं समझ में? अब बोलोगे मैम ग्लूकोज तो चलो ऑप्शन नहीं है, समझ में आ गया क्योंकि वो तो मॉलिक्यूल है, पर प्रोटीएसिस और काइटिनेसिस भी कहीं कहीं सुना सुना है। अरे सुना है बाबा, जो फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ी थी आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो याद करो मैंने बताया था, सपोज करो मुझे स्ट्रॉबेरी का डीएनए निकालना है, तो स्ट्रॉबेरी हुई तुम्हारी, सपोज करो स्ट्रॉबेरी है ना, हार्ट नहीं है, अपन ऐसे स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं, ठीक है। अब तुमको इसका डीएनए चाहिए, डीएनए चाहिए मतलब डीएनए कहाँ होता है मैम? जो सेल है, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए, बाकी सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो मुझे सबसे पहले क्या हटाना पड़ेगा? सेल वॉल हटाना पड़ेगा। उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज करूंगी मैं? सेल्यूलेज। क्यों सेल वॉल मैम? अरे स्ट्रॉबेरी प्लांट है ना, प्लांट में सेल वॉल होती है और किसकी होती है? सेल्यूलोज की। तो मुझे कौन सा एंजाइम यूज करना पड़ेगा? सेल्यूलेज। अगर यही बताओ काइटिनेज कहाँ यूज करोगे? फंगस की जो बाहर की सेल वॉल रहती है वो किसकी बनी रहती है? फंगल काइटिन की। तो वहां पे तुम क्या यूज करोगे? काइटिनेज। अब बोलोगे मैम प्रोटीएजेस, हाँ ये सारी चीजें प्रोटीन की बनी रहती है, बनी तो होती है, कहीं ना कहीं प्रोटीन रहता है, तो अगर तुम्हें प्रोटीन भी हटाना है तो तुम क्या यूज करोगे? प्रोटीएज। याद आया? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर? अभी अपन ने डिस्कस किया, जब पूरा चैप्टर एक गो में 5 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। सिलेक्टेबल मार्कर मतलब क्या मैम? अरे तुम्हारा डिजायर्ड जीन गया है कि नहीं सही तरीके से, ये तुमको पहचानना है। उसके लिए तुम क्या करते हो? एक दूसरा जीन अटैच कर देते हो, वो जीन खुद को एक्सप्रेस करके दिखाता है। जब तुम वो बैक्टीरिया का कल्चर करते हो, वो जीन 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला वाला या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज कर लो, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कलर वाला क्रोमोजेनिक जीन यूज कर लो। तो अगर एंटीबायोटिक है तो बताओ कौन कौन से एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं? 4 पढ़े थे मैम हमने, बताओ जल्दी। एम्पिसिलिन, टेट्रामाइसिन, कैनामाइसिन, सॉरी एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन और एक और क्लोरमफेनिकॉल। कुछ याद आया? बस अब यही ऑप्शंस देखो। तो उन्होंने बोला आंसर है अरे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, अभी बोला। प्लाज्मिड तो भैया रेजिस्टेंट जीन ऐसा कोई होता ही नहीं, प्लाज्मिड के अंदर होता है, तो ये तो ऑप्शन गया। साल्मोनेला रेजिस्टेंट जीन जो दूसरे माइक्रोब को रोक रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता, कोई ना कोई केमिकल होगा ना, तो ये भी गया। और पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं पढ़ा है, हम लोग नहीं लेते एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। हो सकता है, होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि तुम क्या कल्चर कर रहे हो, कौन सा डीएनए देख रहे हो सकता है उसके अकॉर्डिंग तुम ये वाला जीन भी ले सकते हो, क्योंकि मैम आपने बोला था कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए, करेक्ट। तो पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है, पर हमने कौन कौन से पढ़े जो ज्यादा सूटेबल हो? कौन कौन से? वही 4। कौन कौन से जल्दी बताओ? एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन एंड क्लोरमफेनिकॉल। ठीक है, तो तुम्हारा ऑप्शन तो दिख ही रहा है, तो आंसर क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, what would be the molar concentration of human DNA in a human cell? अब भैया ये तो अपन को याद करना है, ठीक है। जल्दी बताओ कितने सेल्स है ह्यूमन के अंदर? मैम नहीं पता, वहीं गड़बड़ हो गई, ये याद करना पड़ेगा। 3 × 10⁻, कितना? 13 ट्रिलियन सेल्स है इंसान के पास। अब वो पूछ रहे हैं हर सेल के अंदर डीएनए का वैल्यू बताओ कितनी है, मोलर कंसेंट्रेशन। तो ये कितना है डीएनए? अराउंड 0.4%। तो टोटल कितना हुआ? 6.6 × 109 बेस पेयर। अब देखो 6.6 तो तुमने पढ़ा है, टर्म 1 में तुमने पढ़ के रखा हुआ है, अगर याद होगा तो। नहीं याद है कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, in the vector and DNA fragments are generated using the same restriction enzyme। अभी अपन ने बताया कि जो भी तुम्हें डीएनए निकालना है उसमें सेम कैची यूज करनी पड़ेगी, मतलब सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ भी यूज करना पड़ेगा, वेक्टर में भी यूज करना पड़ेगा। बोलोगे मैम ये तो क्या बता रहे, तो पता ही है। हाउ कैन सेल्फ लाइगेशन बी प्रिवेंटेड? अब बताओ मेरे को, सेल्फ लाइगेशन का मतलब हो, लाइगेशन का क्या मतलब हो? लाइगेशन मैम मीन्स जुड़ना,
ग्लू जो लगते हैं जिसको हम डीएनए लाइगेज बोलते हैं, करेक्ट। अब वो बोल रहे हैं कि बताओ सेल्फ लाइगेशन कैसे रोकोगे, मतलब यहाँ काटा, अब काट के वो खुद भी तो अंदर अंदर रोल हो सकता है, सिमिलरली जहां तुमने वेक्टर को काटा वो आपस में ही तो लाइगेट हो सकता है, तो कैसे रोका जाए इस चीज को, तो इसका यूज करते हैं बाय यूजिंग अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। ये थोड़ा सा इनडायरेक्टली तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है पर अपन को याद करना पड़ेगा, तो ऐसा याद रखना, लाइगेज डीएनए लाइगेज यूज होता है जोड़ने के लिए, पर सेल्फ लाइगेशन को कौन रोकता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। इनडायरेक्टली दिया हुआ है पर पढ़ना तो पड़ेगा, क्या पता है ऐसे ही डायरेक्टली उठा के पूछ ले तो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिसाइड बेटर एरिएशन, याद करो एरिएशन कहाँ यूज किया था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, हमेशा क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ो, ठीक है। एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टीज, व्हाट अदर एडवांटेजेस डू स्टर टैंक बायोरिएक्टर। अब याद करो हमने दो टाइप के बायोरिएक्टर पढ़े थे, कौन कौन से मैम, जल्दी याद करो, डायग्राम दिए हुए एनसीईआरटी में, एक था जिसका कैसा था, कर्व बेस था, और दूसरे में स्टेरिंग हो रही थी, तो वो इसी बारे में पूछ रहे हैं कि स्टर टैंक बायोरिएक्टर हैव ओवर शेक फ्लास्क, जहां पे फ्लास्क क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। चलो तो आंसर देखते हैं, शेक फ्लास्क आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स। देखो अब बोलोगे मैम बुक में तो सिर्फ इतना सा दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन इतना इन डिटेल क्यों पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, समझो बात को। एनसीईआरटी सीबीएसई का आजकल ये नया पैटर्न है कि जरा सा देता है, लॉजिक उसी चैप्टर में यहीं कहीं रहता है, और फिर उसके बाद वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है जो तुम्हारे कंटेंट से। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, एक बार आ चुका है सेक्शन ए में, बट रिसेंटली उन्होंने इस क्वेश्चन को पूछने का पैटर्न बदल दिया। अब बोलोगे मैम कैसे, कुछ नहीं, उसको उठा के सेक्शन सी में डाल दिया, वो पिक्चर दे दिया, ठीक है। याद करो दो टाइप के बायोरिएक्टर पढ़े थे, एक ऐसा वाला, ठीक है, उसमें कर्व्ड बेस था, और एक में क्या था, यहीं पे कर्व्ड बेस ना होके स्ट्रेट था, और क्या था, यहाँ पे एयर बबल्स मूव हो रहे थे, याद आया कुछ, तो वो क्या करेगा, डायग्राम उठा के देख देगा, अगेन लेबलिंग गायब कर देगा, क्योंकि तो वो मान के चल रहा है तुम पढ़ के आए हो, भैया हम तो पढ़ के आ ही रहे हैं। देखो अब तो वो पूछ रहा है कि बताओ शेक फ्लास्क। अच्छा तुमने बहुत सारे ना मूवीज में देखा होगा कि कुछ साइंटिस्ट करते हैं और फिर वो ऐसे 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 हिलता रहता है, तो बेसिकली शेक फ्लास्क मींस क्या होता है कि जो मीडियम भी डला है उसमें माइक्रोब्स भी डले, और एक पर्टिकुलर स्पीड पे, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे घुमाया, ज्यादा घुमा दोगे भैया, ज्यादा आरपीएम दे दोगे, पूरा का पूरा मीडियम कल्चर ही डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई ग्रो नहीं कर पाएगा। पर एक पर्टिकुलर स्पीड में, इतनी स्पीड जो क्या सपोर्ट करे, उस माइक्रोब की कल्चर या उस माइक्रोब की ग्रोथ को सपोर्ट करे, उतने उसको जो हिलता रहता है ऐसे ऐसे, है ना, ताकि क्या होगा, वही क्या होगा देखने, वही रीजन पूछ रहे हैं कि बताओ शेक फ्लास्क में और जो स्टर्ड फिल्टर्स है या फिर जो कर्व्ड है, उनमें बेसिकली एडवांटेज क्या है स्टर्ड टैंक का एज कंपेयर टू शेक फ्लास्क। देखो मैंने अभी आंसर बोलते बोलते बोल दिया, देखो जरा, शेक फ्लास्क आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब एंड मिक्सिंग द डिजायर्ड मटेरियल ऑन अ स्मॉल scale in lab, but the large scale production of desired biotechnological product require large stirred biotank bioreactor। अब बताओ तुम नॉर्मल में केमिस्ट्री में कुछ मिक्स करते हो कि क्या लिया, फ्लास्क लिया, हिला के देखा, टाइट्रेशन जब किया था, याद आया, अब भी प्रैक्टिकल हुआ है, टाइट्रेशन किया, ऐसा ऐसे देखा, हाँ एकदम पिंक कलर आ गया, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे भैया दो केमिकल्स को तो ठीक है मिलाना है, वहां कल्चर भी है, पता चला इतनी जोर से शेक कर दिया। अब देखो तुम कोई अगर प्रोटोकॉल सेट कर रहे हो या कोई स्टैंडर्ड मेथड सेट कर रहे हो, फिर तुम अलग अलग इस पे शेक करके देख रहे हो, तो उस केस में तुम कल्चर भी जरा सा ग्रो कर रहे हो, ऐसे नहीं इतना बड़ा कल्चर ग्रो कर रहे हो, ठीक है। अब तुम्हारा मेथड सेट हो चुका है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट हो चुका है, तो छोटे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहता है। पर अब तुम क्या कर रहे हो, तुम किस में शिफ्ट कर रहे हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बताओ भैया मैं क्या इतना से इंसुलिन बनाऊंगी, नहीं ना, बट ऑब्वियस बड़े लेवल पे इंसुलिन बनेगा, इतने रूम बराबर, जिस रूम में तुम बैठे उस रूम बराबर बायोरिएक्टर्स रहेंगे। अब तुम बताओ उसको कौन चेक करेगा, हाँ, और इतना बड़ा अगर कुछ गड़बड़ हो गई, नुकसान हो गई तो क्या होगा। देखो जरा बिसाइड, तो क्या यूज करते हैं हम उस केस में, भैया ऐसे ऐसे मिक्स करने की जगह पे कुछ लगा दो, प्रोपेलर ही लगा दो जो घूमते रहे, जो स्टर करता रहे, ब्लेड्स लगी रहे, याद करो इसलिए डायग्राम में तुम्हारे ब्लेड वाला जो कर्व्ड वाला है उसमें ऐसे कुछ ब्लेड्स बनी हुई है, देखा,
तो इसीलिए उसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो जरा, बिसाइड बेटर एरिएशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टी द बायोरिएक्टर हैव फॉलोइंग एडवांटेज। इट हैज ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। याद करो, अगर तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो तुम्हारे एनसीईआरटी में डायरेक्ट आंसर्स नहीं लिखे हुए हैं पर डायग्राम में लेबलिंग है, इसीलिए मैं बोलती हूं कि डायग्राम्स की लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं पर आर्ट्स नहीं पढ़ रहे, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन को लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कैच रखना। तो अगर याद होगा तुम्हारे लेबलिंग में क्या लिखा था, एरिएशन, ऑक्सीजन सप्लाई। तो वापस ये एक और ट्रिक है, अगर सपोज करो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा पर डायग्राम आ रहा है समझ में, एकदम डायग्राम ही याद आ रहा है, मैम अब क्या करें, कुछ नहीं, तो डायग्राम में जो लेबलिंग की है ना उन्हीं को कन्वर्ट करो किसमें, पॉइंटर में। तो याद करो जो तुम्हारे बुक में बायोरिएक्टर दिया, इतना ज्यादा इन डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दी है उसकी, पर लेबलिंग में हर चीज उन्होंने लेबल की है, वही तो है आंसर। तो लेबलिंग में याद करो क्या लिखा था, गैस या पाइप फॉर ऑक्सीजन सप्लाई, स्टेराइल्ड एयर, याद करो, याद आ रहा है। उसके बाद दूसरे वाले बायोरिएक्टर में लिखा था ऑक्सीजन मिक्सर, तो इसी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, पॉइंटर्स में। सो इट हैज ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। याद करो फोम भी आ रहा था, तो इट हैज फोम कंट्रोल टेम्परेचर एंड पीएच कंट्रोल सिस्टम। अब देखो वो पूछ रहे, बताओ दूसरे के कंपेयर में जो पहला वाला कर्व्ड वाला जो शेकर है, शेकर इन द सेंस शेक फ्लास्क है, वो ज्यादा बेटर क्यों है। तो अब इससे तुम्हारा ये भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो सकता है। ये क्वेश्चन किस में आएगा, रीजनिंग में भी आ सकता है। तो भैया जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़ा तोड़ मरोड़ के 1.5 मार्क के उठा के वो दे देंगे किसी दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ सेक्शन बी में, याद रखना, ठीक है। तो एक यहां से क्या हिंट मिलता है मैम कि अगर तुमको सपोज करो नहीं याद आ रहा, एकदम अब पैनिक हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, पर डायग्राम जनरली मेमोरी बेस्ड रहते हैं, एकदम जैसे क्वेश्चन पूछते हैं अपन को डायग्राम में कुछ कुछ याद आने लगता है। तो सपोज करो कुछ भी नहीं याद आ रहा ना, तो क्या करो, जो डायग्राम की लेबलिंग्स रहती है ना उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, पॉइंटर्स में, जरूर मार्क्स मिल जाएंगे। यही किया है। इट हैज ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, इट हैज फोम कंट्रोल टेम्परेचर पीएच। देखो मैंने बोला ही था, बायोरिएक्टर क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें क्या है, मीडियम है और क्या है, माइक्रोब्स है, जो कैसे कल्चर्ड हो रहे हैं, कंट्रोल टेम्परेचर बन गया एक पॉइंट, पीएच बन गया एक पॉइंट। अब फोम क्योंकि गैस लिबरेट हो रही है तो हम बोल सकते हैं कंट्रोल मीडियम, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन सप्लाई बन गया एक पॉइंट। आई बात समझ में। चलो, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियोडिकली। याद करो हम क्या करते हैं, सपोज करो पूरा कल्चर हो गया, ठीक है, उसके बाद अच्छे से माइक्रोब ग्रो हो गया, तुम्हारा न्यूट्रिएंट यूज करके बाय प्रोडक्ट जो हमको चाहिए था वो बना दिया। अब क्या करोगे, साइड बाय साइड तुमने बाय प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन किया, फिल्ट्रेशन किया, प्यूरिफिकेशन किया, इसको क्या बोलोगे, बायो प्रोसेसिंग। देखो एक ही क्वेश्चन में मैं 2-3 क्वेश्चन भी समझा रही हूं तुमको, तो समझो बात को, ट्राई करो सीबीएसई का पैटर्न समझने की। अगर एक चीज पूछ सकते हैं तो अटैच करके दूसरा क्वेश्चन भी आएगा, ठीक। उसके बाद अब बताओ, ये चलो ये तो हुआ मैम, बायो प्रोसेसिंग क्लियर हो गया। अब क्या मैम, अब बताओ, अब वापस वही वर्ड जो पिछले थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था, क्या मैम, इसमें से थोड़ा सा माइक्रोब कल्चर लोगे, फ्रेश न्यूट्रिएंट या मीडियम ऐड करोगे, तो जो थोड़ा सा निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनोकुलम। याद करो, घर पे वापस दही जमाना है, क्या करती है मम्मी, 1 चम्मच दही पुराने वाले का लिया, दूध में डाल दिया, तो वो जो पुराना 1 चम्मच लिया उसको क्या बोलेंगे हम, इनोकुलम, ठीक। चलो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन 2 डीएनए स्ट्रैंड। बहुत बढ़िया, ये 2 सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन में ऐसा रखा हुआ है कॉमा करके, ऑब्जर्व द स्ट्रैंड एंड आंसर द प्रीसीडिंग क्वेश्चन। एक एक करके अपन को क्या करना है, आंसर देते जाना है। तो हमको ये समझ में आ गया, 5' to 3' है, 3' to 5' है, GAATTC CTTAAG, ठीक है, क्योंकि डीएनए तो यू कहां से होगा, ये तो हमारा टर्म 1 का थोड़ा सा हमने नॉलेज यूज किया, ठीक है। अब बताओ बिना वापस क्वेश्चन देखे, जब भी कोई प्रोटीन बनता है, प्रोटीन किससे बनेगा मैम, ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन किससे बनेगा मैम, एमआरएनए से प्रोटीन जो बनता है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। एमआरएनए किससे बनेगा मैम, ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है। ये सब कुछ कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में मैम, ठीक है। अब बताओ एमआरएनए कहाँ बनता है मैम, न्यूक्लियस में। किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन, जो बनता है डीएनए टू एमआरएनए, ठीक है मैम, मैं उल्टा चल रही हूँ, ठीक है, ठीक है मैम, ये भी समझ में आ गया। आरएनए, डीएनए टू डीएनए क्या बोलते हैं मैम, रेप्लिकेशन, वो भी न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ, जब भी रीडिंग होती है, कोडिंग होती है, तो क्या लेते हम,
हम ट्रिपलेट्स लेते हैं ना, मतलब 3 बेस पेयर उठाते हैं और उसके लिए कुछ एक कोड करते हैं। तो ये सब कुछ था क्या, टर्म 1 का नॉलेज था। अब बोलोगे मैम टर्म 2 में कहां से आ गए, बाबा हर चीज क्या है, इंटरकनेक्टेड, अपन को अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो हमने इतना पढ़ लिया, हमारा कुछ कुछ आ गया समझ में। नेम द स्पेशल टर्म यूज फॉर सच एन अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब देखो, अब अगर तुमने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो देखो यहां GAATTC है और रिवर्स में पढ़ूंगी, ये तुम्हें ये समझो बात को। अब बोलोगे मैम इसी के नीचे तो ऐसा लिखना था, जरूरी नहीं है इसी के नीचे ऐसा लिखेंगे, वो अलग अलग भी लिख सकते हैं। तुमको अपना कॉमन सेंस या एकदम सबकॉन्शियस माइंड को जगाना है ना, और देखना है कि कुछ पैटर्न ढूंढने का ट्राई करो, यही इसी को बोलते हैं लॉजिकल बिल्डअप। तो अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आए, देखो GAATTC मतलब इस साइड से लेफ्ट टू राइट पढ़ रही हूं तो कुछ ऐसा मिल रहा है। अब राइट टू लेफ्ट अगले वाले का पढ़ो, GAATTC मतलब इस साइड भी GAATTC था, इस साइड भी GAATTC था। कुछ याद आया? ऐसा कोई तुम वर्ड पढ़ रहे हो जो इस साइड से भी सेम है, उल्टा पढ़ोगे तो भी सेम है, जैसे क्या, मलयालम। क्या बोलते हैं इसको, पैलिंड्रोम। यहाँ मलयालम नहीं लिखा है, यहाँ उन्होंने अपना बेस पेयर लिखा है, तो इसे को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। तो अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, नेम द स्पेशल टर्म यूज फॉर सच अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो क्या है तुम्हारा ऐसा आंसर, पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स कैन बी रेड ऐसे भी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पर कौन पढ़ेगा, वापस क्वेश्चन देखो, अपन सामने जा ही नहीं रहे, कौन पढ़ेगा, हमेशा याद करो, एक चीज पूछो एक चीज पढ़ो तो साथ में पूरा बिल्डअप करते चलो, याद होता चले जाएगा, ठीक है। जल्दी बताओ कौन पढ़ेगा, मैम पॉलीमरेज। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ पैलिंड्रोम पहचानता है तो पॉलीमरेज तो तब पढ़ेगा ना जब रेप्लिकेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन करना हो। हाँ मैम, पर बताओ पैलिंड्रोम तुमने कहां पढ़ा था, मैम याद करो, हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर हमको वही, हमें स्पाइडरमैन बनाना है, हमें वो जीन चाहिए स्पाइडर में से, तो जीन के आसपास कौन करता है, मॉलिक्यूलर सीजर कट करती है, पर आसपास के भी पहले इस साइड भी और इस साइड भी क्या सीक्वेंस रहता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस रहता है, जो इस साइड से भी पढ़ा जा सकता है, इस साइड से भी पढ़ा जा सकता है, दोनों साइड से पढ़ोगे सेम सेंस निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। और एक्चुअल में जो तुम्हारी मॉलिक्यूलर सीजर है वो कट कहाँ लगाती है, मेन तो हुआ तुम्हारा जीन, ये है तुम्हारा DNA, ये है तुम्हारा जीन, ठीक है। इस साइड में पैलिंड्रोम है, इस साइड भी पैलिंड्रोम है, और कट कहां लगेगा, इस जगह पे थोड़ा सा दूर। अच्छा याद करो, तुम्हें एग्जाम्पल दिए गए थे, हमने एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एग्जाम्पल पढ़ा था जो 6 सेट्स के बेस पर पढ़ के फिर कट लगाता है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ कौन से मैं एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात कर रही हूँ। ये वापस लाइटली मत लो, ये 1 मार्क क्वेश्चन बन के आ जाएगा सेक्शन ए में, ठीक है, या कॉम्बिनेशंस के साथ आ जाएगा सेक्शन सी में। तो अब याद आया, चलो अगला देखते हैं। नेम द स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम विच वर्क फंक्शन एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट। अभी तो बोला सीजर, सीजर कौन सी, हमारी कैंची नहीं बाबा, मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर को क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब एंडो बोल रही हूँ, हम रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, पर याद करो 2 टाइप के रहते हैं, एक होता है एंडोन्यूक्लियस जो अंदर कट लगाता है, एक होता है जो बाहर कट लगाता है, पर यहाँ तो हमको अंदर कट चाहिए तो क्या बोलेंगे, एंडोन्यूक्लियस। ये रहा तुम्हारा आंसर, आई बात समझ। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं, नेम द एंजाइम दैट कट DNA बिटवीन GA सीक्वेंस। तो अब GA सीक्वेंस के बीच में कट लगा रहा है, ये तो भैया रटना पड़ेगा, नहीं याद करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा कुछ कुछ, अब बोलोगे मैम बायोलॉजी तो और चीज रटनी पड़ती है, अरे टेबल नहीं याद किए थे क्या बचपन में, तो थोड़ा बेस तो याद करना पड़ेगा ना बायो का। देखो तो कौन सा एंजाइम है जो कट करता है GA सीक्वेंस में, ई कोराई। अब बताओ इसी का रिजल्ट क्या होता है, अगर याद होगा, अगर डबल स्ट्रैंडेड DNA है, देखो वापस मैं दिखा रही हूं, अगर ये करो डबल स्ट्रैंडेड DNA है, तुमने यहां कट लगा दिया, इसको छोड़ दिया, ठीक है, ये से वैसे निकाल के लिया है, तो ये कुछ ऐसा कट लग गया, मैम समझ में नहीं आ रहा, वापस देखो ध्यान से। सपोज करो ये ऐसा है, ठीक है, GAATC और यहां है इसको बोलेंगे हम C, ठीक है, क्योंकि C के अपोजिट G आएगा, GATC।
टी टी, सपोज करो मैं बता रही हूँ, ये पैलिंड्रोम नहीं बना रही हूँ, ठीक है। नहीं तो बोलोगे मैम वो तो अलग लिखा है, ये तो अलग लिखा है, नहीं, दोनों अलग अलग बना रही हूँ। और सी, अब मेरे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, जो मेरा सिजर है, उसने कैसे कट लगाया, कुछ इस तरीके से कट लगाया। मतलब यहां से कट किया, यहां का डीएनए सिंगल स्ट्रैंड खींच लिया, यहां कट लगाया, ये बेस पेयर के साथ अलग से खिंच गया। तो एक बात बताओ, खिंचने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक सीक्वेंस तुम्हारा ऐसे रहेगा, एक सीक्वेंस कैसे रहेगा तुम्हारा, बस इतना एक्सपोज, और दूसरा सीक्वेंस कैसे रहेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ए और टी, ठीक है, ये तो ऑलरेडी क्या पेयर में है, तो ये दोनों अनसीक्वेंस रहेंगे, जी ए और टी, ठीक है। तो देखो, पहले डबल हेलिक्स था, काट दिया, एक पूरा पेयर उठा लिया, अब इसके ऑपोजिट वाला कोई नहीं रहा, तो ये क्या है, ये किसी से भी स्टिक करने के लिए तैयार है, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। तो अगला पार्ट क्या आया, उसी को क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड, या फिर क्या, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच। याद करो, मैंने बताया था, सपोज करो ये डीएनए है ना, सपोज करो, क्या सपोज क्या करते हैं अपन, कर ही लेते हैं। सपोज करो ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री, देखो इसलिए मैंने ऑपोजिट जोड़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे बेस पेयर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे बेस पेयर्स लगे हुए हैं। अब मैंने क्या किया, ऐसे काटा है, ऐसे, ठीक है, ये पेयर के साथ जुड़ा हुआ है पर ये खाली है, और सेम सिमिलरली यहाँ पे क्या जा रहा है, खाली जा रहा है, तो ये हैंग कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ओवर हैंगिंग, हैंग कर रहा है ना। तो यही क्या है, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच। और ओवर हैंगिंग स्ट्रेच कैसे रहते हैं, स्टिकी एंड। क्यों स्टिकी एंड, वहीं पे आके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे, किसके मैम, वेक्टर के। याद आया, ये कहाँ क्वेश्चन था, हमने जीन में कट किया, कट करने के बाद ऐसा कट किया कि कुछ स्ट्रैंड लटकने लगा, सेम सिजर से किसको काटा, वेक्टर को काटा, तो वहां भी कुछ लटकने लगा, जब दोनों को पास में लेके आया तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री था, वापस जुड़ गए, और ये सर्कल। अब बोलोगे मैम आप तो खुद में ही सब कुछ बना दो, हाँ चलो तुमको समझ में तो आ रहा है ना। तो ये जो जुड़ा, तो ये था तुम्हारा रिकॉमेंडेशन, और बाकी जितनी भी मैं बच गई वो पूरा का था वेक्टर। आई बात समझ में, तो यही क्वेश्चन वो पूछ रहे थे। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उसको अलग अलग तरीके से फ्रेम करके पूछा जा सकता है। चलो 10 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्न, कैन यू टेल वेदर एंजाइम्स आर बिगर और डीएनए इज बिगर इन मॉलिक्यूलर साइज, हाउ डिड यू नो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं बताओ डीएनए बड़ा है कि एंजाइम्स बड़े हैं, खुद बताओ जरा सोच के, क्योंकि डीएनए में कौन कट लगा रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस, एज मतलब क्या है, एंजाइम। तो बताओ मुझे डीएनए बड़ा है कि तुम्हारा एंजाइम बड़ा है। डीएनए मॉलिक्यूलर इज बिगर इन मॉलिक्यूलर साइज एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ एंजाइम। इट इज बिकॉज एन एंजाइम इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन। मैम नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलो रिवर्स में पढ़ते हैं। बताओ एंजाइम क्या होता है या हार्मोन क्या होता है। मैम एंजाइम और हार्मोन केमिकल है, ठीक है। दोनों में बताओ कॉमन चीज क्या है। मैम दोनों प्रोटीन के बने होते हैं। बहुत बढ़िया, अब शुरू करते हैं। तो प्रोटीन के दोनों बने होते हैं, कौन भैया, एंजाइम्स और हार्मोन। चलो अब हार्मोन को साइड में रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन एंजाइम के बारे में, तो एंजाइम पे स्टिक करते हैं। तो बताओ भैया कि प्रोटीन कहाँ से बनता है। मैम ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस से। बहुत सही, वापस ट्रांसलेशन से बनता है, तो कहाँ से बनता है, कहीं से तो बनता होगा ना, कहीं से तो ऑब्टेन होता होगा, अपन नीचे लिखते हैं ना, क्योंकि एंजाइम क्या एक प्रोटीन है। कहाँ से बनता है वो, एक एमआरएनए की मदद से। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसलेशन। अब बताओ एमआरएनए किससे बनता है, मैम डीएनए से बनता है। बहुत बढ़िया, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन। ये बताओ कहाँ होता है, मैम साइटोप्लाज्म में। ये बताओ कहाँ होता है, मैम न्यूक्लियस में। बहुत सही। अब बताओ डीएनए का वो क्या पूरे डीएनए से प्रोटीन बनता है या पूरे डीएनए से एमआरए बनता है, नहीं मैम। जिस प्रोटीन की जरूरत है बस उतना ही एमआरएनए बनेगा, और जितना एमआरएनए बनवाना है हम उतना ही डीएनए पढ़ेंगे। तो कौन पढ़ेगा डीएनए, पॉलीमरेज। और वो जो रीडिंग हो रही है वो किसकी हो रही है, काम वाला डीएनए। तो काम वाला डीएनए जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की, उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो बताओ अगर कोई चीज किसी से बन रही है तो कौन सी चीज मॉलिक्यूलर साइज में बड़ी हुई, बट ऑब्वियस जो चीज बन रही, जिससे वो सोर्स है ना, जो बन रही है जिसका वो सोर्स है। तो जो तुम्हारा एंजाइम है, एंजाइम एक प्रोटीन है, प्रोटीन कोड होता है जीन से, जीन होता है डीएनए पर,
तो कौन बड़ा हुआ? डीएनए. इट इज बिकॉज एन एंजाइम इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन. आई बात समझ में? अब एक चीज समझो, ये तुम्हें ऑलरेडी कवर किया हुआ है तुम्हारे चैप्टर्स में, टर्म 1 में, पर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड कर रही हूं कि सेल पूरे टाइम सारे प्रोटीन नहीं बनाते रहता. ठीक है, बोलोगे मैम कैसे? समझते हैं. सपोज करो मेरे बाल, चलो बाल ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, या तुम्हारे बाल. ठीक है, अब तुम्हारे बाल या तुम्हारे नेल्स कंटिन्यूस ग्रो होते हैं ना, तभी तो काटते हो, दोनों कटिंग लगती है ना. और ये कैसे है? डेड सेल है, तभी तो क्या होता है? दुख होता है, दर्द नहीं होता, क्योंकि मरे हुए सेल है बाबा. नहीं तो ऐसे कोई काट दे और बस रोना ही शुरू, क्योंकि जिंदा अगर होते तो नहीं है. सब ये भी मरा हुआ है और नेल्स भी मरे हुए हैं. ठीक है, चलो अब ये मत बोलना मैम पर ज्यादा कट जाए तो नीचे दुख जाता है, क्योंकि वो फिर लिविंग सेल कट जाता है. ठीक है, अभी पॉइंट से मत भागो. तो तुमने क्या किया? सपोज करो ये नाखून किसका बना? जल्दी बताओ. केराटिन प्रोटीन का. ठीक है, अब केराटिन प्रोटीन का ये भी बना है और ये भी सेम उसी चीज का बना है, हेयर. ठीक है, अब सेल ने बोला ठीक है भैया अब अपना टाइम है ग्रो करने का. ग्रो करने का मतलब मेरे को क्या चाहिए? एक सेल के मैं 2 सेल बनाऊंगा, और केराटिन प्रोटीन, क्योंकि हेयर फॉलिकल बनाना है मेरे को, तो केराटिन प्रोटीन चाहिए. तो यही जो स्कैल्प पे जो सेल है या नाखून की जो बेस पे सेल है, उन्होंने बोला नया नाखून बनाना है, क्योंकि ऑर्डर्स मिले हैं ऊपर से. ठीक है, अब किसने ऑर्डर दिए? बट ऑब्वियस ब्रेन ने ऑर्डर दिए, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ होनी है. ठीक है, अब जैसे ही ऑर्डर्स मिल गए तो सेल ने पूछा न्यूक्लियस से क्या करना है भैया, तो न्यूक्लियस ने बोला कुछ नहीं, केराटिन प्रोटीन बनाना है. तो किसको पूछना पड़ेगा? हमारा ब्लूप्रिंट खोलना पड़ेगा, मेन मैप खोलना पड़ेगा. तो मैप कहां पे है? डीएनए के अंदर है. डीएनए के अंदर किस फॉर्म में है? जीन के फॉर्म में. बस वहीं से निकाला और बनाना शुरू. बन के आया, जैसे ही वो मॉलिक्यूल बाहर आया लगा दो. क्यों? क्योंकि अभी तो ये ग्रो होना है ना. आई बात समझ में? तो केराटिन प्रोटीन बाहर से, केराटिन ट्रीटमेंट बाहर से कितना भी करा लो कोई फायदा नहीं है जब तक सेल खुद वो केराटिन मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, है ना. मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि केराटिन ट्रीटमेंट काम नहीं करता, पर सही इफेक्ट के लिए तुमको वो चीज खानी पड़ेगी. और खा के मेन चीज पता चला खा रहे हो, पर अगर तुम्हारा सेल ही केराटिन प्रोटीन नहीं बना रहा है, प्रॉब्लम तो वही है ना. मेन क्या है? सेल को बनाना है केराटिन प्रोटीन. किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. इसलिए डीएनए कैसा है? बड़ा मॉलिक्यूल. और जीन कैसा है? छोटा पीस है उसका. और जीन से क्या बनता है? प्रोटीन. और प्रोटीन क्या होते हैं? एंजाइम्स भी प्रोटीन के बने होते हैं. तो एंजाइम क्या हुआ? छोटा हुआ. ठीक, चलो अगले स्लाइड पे मूव करते हैं. तो अगले स्लाइड पे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है. मेंशन द नंबर ऑफ प्राइमर्स रिक्वायर्ड इन ईच साइकिल ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. राइट द रोल ऑफ प्राइमर्स एंड डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. अब एक बात बताओ, प्राइमर्स का मतलब क्या होता है? मैम प्राइमर मतलब प्राइमरी, जो चीज प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्राइमर. तो मुझे बताओ पीसीआर में बेसिकली हो क्या रहा है? मैम पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. बहुत अच्छी बात है, फुल फॉर्म नहीं पूछ रही, मैं बोल रही हूँ हो क्या रहा है. बोलोगे मैम एम्प्लीफिकेशन. किसका? डीएनए का. तो मुझे बताओ ओरिजिनली डीएनए कैसा था? मैम डबल स्टैंडर्ड था. तो सबसे पहले डबल स्टैंड को हमने क्या किया था स्टेप 1 में? जल्दी बताओ पीसीआर की टेक्निक. मैम डीनेचुरेशन किया था. तो डीनेचुरेशन में क्या किया था? तुमने इसको सिंगल में तोड़ दिया था. ठीक, तो क्या सिंगल ही रखोगे क्या उसको जीवन भर? नहीं, वो उसको भी तो भैया पार्टनर चाहिए. कैसा? कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर, है ना. तो तुमको क्या करना है? इसके ऑपोजिट एक सीक्वेंस बनाना है. करेक्ट. और फिर वापस ये डबल बन जाएगा, फिर इसको डीनेचुरेट करोगे, फिर वही चलता रहेगा. तो क्या बोलोगे? डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन. ये तो मैम हुआ पीसीआर का. पर ये थोड़ी ना पूछ रहे, वो ये पूछ रहे बताओ कितने प्राइमर चाहिए. तो अगर 2 स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, तुमने दोनों को अलग अलग कर दिया, उसके ऑपोजिट शुरू करना है. तो अगर 2 स्ट्रैंड है तो कितने प्राइमर चाहिए इनिशियली? तो 2 ही सेट चाहिए. अब बोलोगे मैम वैसे तो फिर कितने सारे हो जाते हैं, पर हमें इनिशियल स्टेप के लिए कितना चाहिए? 2 सेट ऑफ प्राइमर ही चाहिए. 2 सेट्स ऑफ प्राइमर आर रिक्वायर्ड. अब बताओ, वही देखो प्राइमर का क्या हो, जहां से बेसिकली तुम्हारा पॉलीमरेज. जल्दी बताओ पीसीआर का पॉलीमरेज का नाम. गलती से मत बोलना डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो तो नॉर्मल सेल में होता है. पीसीआर कितने टेम्परेचर पे होता है? हाई टेम्परेचर पे. क्यों? स्टेप 1 कराना है. कौन सा नाम है स्टेप 1 का? डीनेचुरेशन. कितने टेम्परेचर पे होता है? 92-95 डिग्री सेल्सियस. तो इतने टेम्परेचर पे क्या हमारे सेल के पॉलीमरेज जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे. तो किसका लेंगे पॉलीमरेज? एक एक्सट्रीमोफाइल का. बताओ जल्दी नाम उस एक्सट्रीमोफाइल का. थर्मस एक्वाटिकस. तो नाम क्या हुआ इस पॉलीमरेज का? टैक
पॉलीमरेज। देखो वापस मैं बोल रही हूं, जब याद करते हो तो एक चीज पूछे तो फटाफट फटाफट मेमोराइज करके सारी चीज याद कर लो, तो होता क्या है तुम्हारा आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब रिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, चलो तो ये 2 सेट्स ऑफ प्राइमर चाहिए मैम, समझ में आ गया। क्यों प्राइमर चाहिए भैया? वही तो जगह है जहां से क्या शुरू होगा, रेप्लिकेशन शुरू होगा। टैग पॉलीमरेज को पता चलेगा अच्छा जहां प्राइमर लगा है वहीं से हमको रीडिंग करनी है और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री बनाते चलना है। ठीक, देखो 2 सेट्स ऑफ प्राइमर एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज आर रिक्वायर्ड इन ईच साइकिल ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रोल ऑफ प्राइमर एंड डीएनए पॉलीमरेज क्या है? Primer are necessary to start the functioning of DNA polymerase. DNA polymerase extend the primer using the nucleotide provided in the reaction and the genomic DNA as a template. मतलब ये अगर तुमने polymerase के क्यूवेट में सब कुछ डाल भी दिया, वो polymerase ऐसे से घूम रहा है और बोल रहा है शुरू कहाँ से करना है, जहां से प्राइमर लगाओ, चलो वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहा है, स्टार्ट द फंक्शन। ठीक है, द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम, ये तो हमको पता ही है। सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। अभी बताया, नाम बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बिना देखे। टैग पॉलीमरेज which remain active during the high temperature induce denaturation of double stranded DNA। आई क्या बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। व्हाट आर बैक्टीरियोफाज वेक्टर? बस मत पढ़ो आगे का कुछ। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसे चीज, ऐसे वेक्टर जो किसको किल करे, बैक्टीरिया को। आधी चीज तो आधी यही समझ में आ गई, मतलब बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं, वायरस के बारे में। जल्दी बताओ बिना कुछ आगे देखे। वायरस में क्या होता है मैम? एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन कोट होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है जो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। अब बोलोगे मैम इसको वेक्टर कैसे ले लिया? बस इसका वायरल प्रॉपर्टी हमने हटा दी और जो हमारा चॉइस ऑफ कट किया हुआ जीन है, कट किया हुआ डीएनए है, उसको काट के वेक्टर की जगह घुसाने की जगह पे हमने कहां डाल दिया, इस प्रोटीन के कैप्सिड के अंदर। बस अब क्या करेंगे, इसको इन्फेक्शन करवा देंगे। तो अगर हमने ये नॉर्मल इकोलाई है और इसमें इन्फेक्शन करवाना है, तो जैसे ही इसको डाला तो ये क्या क्रिएट करेगा, ये सब वापस 11th का यूज कर रही हूँ और इनफैक्ट टर्म 1 का भी, कॉलर डेवलप करेगा, इसके ऐसे लेग्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको इन्फेक्ट कराना है और ये डीएनए इंजेक्ट होके सीधे किसके अंदर, होस्ट के अंदर। यही तो चाहिए था। हो गए आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व। तो देखो हमको याद आ गया कि किस चीज के लिए यूज होता है। अब पढ़ लेते हैं आगे क्वेश्चन। नेम द 2 फेज वेक्टर दैट आर कॉमनली यूज। ठीक है भैया, 2 फेज वेक्टर यूज कर रहे हैं। बैक्टीरियोफाज वायरस अभी बोल दिया, दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल बाय इंजेक्टिंग, देखो जरा बिना क्वेश्चन पढ़े तुमने आधा चीज सॉल्व कर दी, बाय इंजेक्टिंग देयर डीएनए इनटू द सेल। These cell, the injected DNA is selectively replicated and expressed in the host bacterial cell, resulting in a number of phase which burst out of the cell and reinfect neighboring cell। अब इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसने इसके अंदर आया, ये डीएनए वापस क्या है, वायरस का डीएनए। बताओ जल्दी, वायरस की कौन सी बेहतरीन प्रॉपर्टी होती है जो एचआईवी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोविड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है? हमने वही प्रॉपर्टी उठा ली और जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज कर ली, रेट्रोवायरल प्रॉपर्टी। मतलब बताओ कैसा डीएनए है इसका, ये होस्ट मशीनरी यूज करता है, घुस तो जाता है होस्ट के अंदर, फिर बोलता है मैं तेरा ही मशीनरी यूज करूंगा और खुद की प्रोजेनी बनाऊंगा। तो हुआ क्या, ये आया इसके अंदर और फिर क्या होगा, बस एक बार डीएनए आ गया, डीएनए आने के बाद क्या होगा, ये अपने जैसे बहुत सारे बना लेगा भैया। फिर क्या होगा, इतने सारे बना लेगा कि बेचारे बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म ही नहीं बचेगा, मतलब रहेगा पर यही भरे हुए रहेंगे। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। देखो और फिर क्या करेगा, री इन्फेक्ट करेगा नेबरिंग सेल्स को। देयर एबिलिटी टू ट्रांसफर डीएनए फ्रॉम द फेज जीनोम टू स्पेसिफिक बैक्टीरियल होस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन गिव इट टू द प्रॉपर्टी यूज ऑफ एज अ वेक्टर। यही तो काम की चीज है, बस ले ली हमने अपने काम के लिए, क्योंकि इंसान कौन है, मतलब ही भैया अच्छी चीज ली है। ठीक है, एग्जाम्पल फेज लैम्डा एंड M13 फेज, ये अपन को याद करना पड़ेगा। बहुत एक लाइन में लिखा हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी में, तो कुछ चीजें तो अपन को याद करनी पड़ेंगी। अगर याद होगा तुमको, हम रेट्रोवायरस, तुम्हारी बुक में एक और एग्जाम्पल लिखा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेशियन का,
याद आया, ट्यूमर के लिए, तो वो भी कैसा है, उसी के अंडर वही लिखा हुआ है कि बैक्टीरियोफेज, तो M13 फेज और फेज लैम्बडा, ये अपन को याद करना पड़ेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, 2 बैक्टीरियोफेज के नाम याद करके जाना है, जैसे ही कहीं वो पूछे उठा के लगा देना है, ठीक। चलो फिर मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। नेम द ऑर्गेनिज्म इन विच द वेक्टर शोन मतलब डायग्राम में, ठीक है, इज इंसर्टेड टू गेट कॉपीज टू द डिजायर्ड जीन। मार्क कर लो भैया स्टार। इनका ना सीबीएसई वालों का अलग प्रेम चलता है वेक्टर्स से, स्पेसिफिकली ये डायग्राम से इतना प्यार होता है कि हर ऑल्टरनेट ईयर इस पे तो क्वेश्चन आ ही जाता है, और कुछ नहीं तो वो डायग्राम तो दे ही देते हैं। मैंने याद करो, मैंने बताया था वो क्या करेंगे, लेबलिंग्स गायब कर देंगे। अगर लेबलिंग्स गायब नहीं की तो फिर नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन पूछेंगे इसी के बेस पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, नेम द ऑर्गेनिज्म इन विच द वेक्टर शोन इज इंसर्टेड टू गेट द कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड जीन। ये तो एकदम सीधा सीधा है भैया। ये कहाँ PBR 322 कहाँ यूज करते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म है मैम, कौन है, ई कोलाई। तो तुम्हारा नाम आया ई कोलाई या फुल फॉर्म एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। शॉर्टकट ई कोलाई बोल सकते हो, पर बेटर है एस्चेरिचिया कोलाई भी बोलना शुरू करो, अजीब अजीब से नाम है, धीरे धीरे बोलोगे आ जाएगा। ओके, मेंशन द एरिया लेबल्ड इन द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ इंसर्टेड जीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली सेकेंड वाला, ये आ जाएगा तुम्हारा सेक्शन ए में भी। ऐसा आया तो एज इट इज भी आ सकता है, नहीं तो सिर्फ इतना उठा के वो दे देंगे सेक्शन ए में। वो पूछ रहे हैं, अब इसको चेंज कर देंगे क्योंकि वहां तो डायग्राम देंगे नहीं सेक्शन ए में। वो बोलेंगे इन अ वेक्टर टिपिकली, कौन सा ले लेंगे, PBR 322, व्हाट इज द साइट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ कॉपी ऑफ योर इंसर्टेड जीन। तो याद करो, एक ऐसी लोकेशन रहती है कि वो कंट्रोल करती है कितना कॉपी बनाओगे। कौन बनाएगा, वेक्टर बनाएगा। तो जितना ज्यादा उसमें वो पर्टिकुलर साइट है, कौन सी साइट का नाम है, जहां पे रेप्लिकेशन होगा। तो रेप्लिकेशन का नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो वही तो क्या बोलते हैं, ORI, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे कहाँ है, इस जगह पे। तो जितने ज्यादा पर्टिकुलर वेक्टर में जितने ज्यादा ओराई होंगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ कॉपी इंक्रीज होगा। ये स्टेटमेंट याद रखना क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा। बोलेंगे अ वेक्टर इज हैविंग 100 ओराई इन इट, हाउ मेनी कॉपीज विल इट प्रोड्यूस। अब तुम लोग सोचोगे पता नहीं, ये तो कहीं पढ़ा नहीं था। पढ़ा था बाबा, एक लाइन में पढ़ा था। अब उन्होंने उसका एप्लीकेशन पूछ लिया। उन्होंने बोला था कि जितना ज्यादा एक पर्टिकुलर वेक्टर में ओराई होगा उतना ज्यादा कॉपी नंबर होगा। बस एक लाइन दे दी और उन्होंने बस नंबर फॉर्म में दे दिया। अब घबरा जाओगे, है ना, कोई घबराने का नहीं है, वापस पीसफुली क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्या है तुम्हारा, ओराई। थर्ड, नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर। ये तो उनका मैंने पहले ही बोला था, एकदम फेवरेट चलते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर इन द वेक्टर शोन। तो यहाँ पे कौन है सिलेक्टेबल मार्कर, देखो अब हम पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, हम अपने फॉर्म में उसको एनालाइज करेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। तो कौन है सिलेक्टेबल मार्कर, 2। कौन कौन से, मैम एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। पर तुमने 4 पढ़े हुए हैं, वापस बताओ कौन कौन से, मैम एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, क्लोरमफेनिकॉल। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ 2 के बारे में पूछा है। बताओ रेजिस्टेंट जीन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मैम हमको ये पता करना होता है हमारा डिजायर्ड जीन आया है कि नहीं। बहुत बढ़िया। यहीं से एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनेगा, 2 मिनट रुक जाओ फिर मैं बताती हूँ। तो अच्छा, तो ये बताओ मैम इन्हीं जहां पे ये रेजिस्टेंट जीन वाली साइट रहती है वहीं पे एक्चुअली वो साइट भी होती है जहां पे तुम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करोगे। बिल्कुल सही। तो एक बात बताओ, अगर मैंने उसी साइट पे अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कर दिया जहां पे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, तो वो क्या काम करेगा, नहीं करेगा। कि फिर उस केस में किसको रेजिस्टेंट जीन लेना पड़ेगा, दूसरे वाले को। यही होगा क्वेश्चन तुम्हारा। इसी से थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल, लॉजिकल लेवल पूछने के लिए। मतलब क्या हुआ मैम, नहीं समझ में आया तो सुनो ध्यान से। तो अगर 2 रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, यहाँ पे देखो तुमको PST1 PUE1 और वहां पे BAMH1 दिख रहा है। तो अगर इन्हीं साइट पे मैंने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए या डिजायर्ड जीन या फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट या एलियन डीएनए, जादू वाला नहीं, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया हुआ, वो अगर यहां रख दिया, तो अगर इस PUV1 साइट पे रखा तो मेरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन काम नहीं करेगा। उस केस में मेरे को सिलेक्टेबल मार्कर किसको लेना पड़ेगा,
टेट्रासाइक्लिन को अगर मैंने बाम H1 पे अपना फॉरेन जीएनए, एलियन जीएनए, चॉइस ऑफ डीएनए जो भी बोलो वो रख दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो उस केस में मेरा टेट्रासाइक्लिन काम नहीं करेगा। कौन करेगा मैम? फिर एम्पिसिलिन। ये तो आ गई बात समझ में। पर सिलेक्टेबल मार्कर यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये पहचानना है इसी के साथ कि अगर मेरा सिलेक्टेबल मार्कर वाला जीन एक्सप्रेस हो गया जिस माइक्रोब्स में, जिस बैक्टीरिया में, इसका मतलब है उसके साथ मेरा आरडीएनए भी क्या हुआ है? अटैच करके आया है। तो मेरा जो इतना मेहनत की मैंने लैब में जन्मों से, मतलब बहुत सारे महीनों से जो रिसर्च कर रही हूँ वो सक्सेसफुल हुई। मेरे दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए कट करके मेरे इस ऑर्गेनिज्म में सक्सेसफुली आ चुका है। और जब ये आया था तो मैंने टेस्ट किया था कॉम्पिटेंट सेल का, याद करो सारे टर्म्स यूज कर रही हूँ, और फिर मैंने स्क्रीनिंग की थी। तो दो तरीके से स्क्रीनिंग होती थी, एक तो यही है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, दूसरी वाली कौन सी थी? कलर वाली, क्या बोलते थे उसको? क्रोमोजेनिक, जिसमें अगर ब्लू कलर आ गया मतलब मेरा जीन नहीं गया, अगर व्हाइट कलर आ गया मतलब मेरा जीन गया। ठीक है, पर अपन को ये क्वेश्चन पूछा है, नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर इन द वेक्टर शोन इन द डायग्राम। तो देखो एम्पिसिलिन, आर मतलब वापस बताया था रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, इज अ मार्कर जीन दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग। देखो ये सब जो बोल रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, इनको बोलते हैं कीवर्ड्स। अगर ये सारे वर्ड्स तुमने अपने आंसर में लिख दिए फिर तो वो आंसर की वैल्यू एकदम नेक्स्ट लेवल हो गई। ठीक है, तो एम्पिसिलिन इज अ मार्कर जीन दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि आइडेंटिफाई तो कर रहे हो कि किस में मेरा डिजायर्ड जीन गया है और किस में नहीं गया। तो तुम क्या कर रहे हो? एलिमिनेट भी कर रहे हो कि हाँ इसमें गया तो इसको रखूंगा, ये कचरा माइक्रोब इसमें नहीं गया इसको हटा दो, वापस इसी का कल्चर लेके ग्रो करूंगा। Identification and elimination of non-transformant growing in ampicillin medium and selectively permitting the growth of transformant resistant to ampicillin. Tetracycline is a marker gene that help in identification and elimination of non-transformant growing in tetracycline medium and selectively permitting the growth of transformant resistant to tetracycline. वही चीज अब बोलोगे मैम ये तो समझ में आ गया कि अगर ये वाला जो हमने इस जगह जीन डाला तो ये काम नहीं करेगा, ये वाला काम करेगा। इसका मतलब जब अगर तुम टेट्रासाइक्लिन एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर रहे हो तो तुमने जो अपने कल्चर मीडियम में माइक्रोब्स को उगाना स्टार्ट किया, तुमने कॉलोनी देखना स्टार्ट की, तुम क्या करोगे? उसमें कौन सा केमिकल डालोगे? तुम डालोगे कौन सी एंटीबायोटिक? टेट्रासाइक्लिन। क्यों? क्योंकि इसके पास कौन सा जीन है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। अब क्या होगा? सिर्फ वही माइक्रोब जिंदा रहेंगे जिनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, बाकी जो इनके पास नहीं है वो मर जाएंगे। और ये हमको पता है जिनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है उसमें मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला भी क्या है? जीन प्रेजेंट है, मेरा फॉरेन जीन प्रेजेंट है। तो मेरी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व। आइडेंटिफिकेशन भी हो गया, स्क्रीनिंग भी हो गया, और फिर जो काम की चीजें वो ले ली, जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई थी उसको हटा दी। आई क्या बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है अलग अलग फॉर्म में, अभी मैंने बताया, तो ध्यान से सुनो, नोट डाउन करते चलो। तो यहीं पे होता है तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सीरीज इस चैप्टर का कंप्लीट। जो भी कुछ बच गया हो, मैम बोलो कि मैम हमने पहले के लेक्चर्स नहीं सुने, कोई बात नहीं, क्यों का टेंशन कर रहे हो? जल्दी जाओ गूगल पे, टाइप करो www.magnetbrains.com। क्या करोगे? होम पेज ओपन होगा। होम पेज ओपन होगा तो क्या करोगे? अरे अपनी क्लास सेलेक्ट करो। क्लास सेलेक्ट करोगे तो क्या आएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिस भी मेंटोर का, जिस भी एडुकेटर का तुमको पढ़ना है बस उसके ऊपर सिलेक्ट करो और तुम्हारे सारे लेक्चर्स हो जाएंगे शुरू। फिर क्या करना है? फिर खुद भी हार्डवर्क करना है ना, याद करना है। उसको याद कौन करेगा? मैं थोड़ी ना करूंगी तुम्हारे हिस्से का याद, तो तुमको भी याद करना है, प्रैक्टिस करना है, और मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहना है। तो तब तक करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और पढ़ना है क्योंकि अभी तो इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, उसके बाद मैं एक और सीरीज लेके आऊंगी। तो तब तक नो टाइम वेस्ट, नो टाटा बाय बाय, बिकॉज स्टडी हार्ड।